रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत और चीन जहां जनसंख्या वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हैं, वहीं रूस संतान प्राप्ति के लिए तरस रहा है। आज रूस की चाह है कि भारत उसकी जनसंख्या वृद्धि में मदद करे। पुरुष रूस की महिलाओं से शादी करे, संतानें रूस को दें, उनकी घटती आबादी को थामें और आगे बढ़ाएं। विश्व भर के देशों में रूसी महिलाओं की पहली पसंद भारत के पुरुष हैं। यह पसंद ऐसे ही नहीं बनी, इसके पीछे उनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का अध्ययन है। सुसंस्कृत और मूल्यों पर आधारित परिवार और समाज को बनाने के लिए भारतीय स्त्री पुरुष विश्व भर में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत के लोग अपनी संस्कृति और मूल्यों को बचाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं। इस सामाजिक अध्ययन ने रूसी समाज को प्रेरित किया है कि मानवीय मूल्यों के लिए भारतीय दुनिया में बेहतरीन है। यह भारतीयों के लिए फक्र की बात है। भारत का इतिहास दुनिया में सबसे पुराना है। 5000 साल तो लिखित प्रमाणों से भरा पड़ा है, जबकि उससे पूर्व का इतिहास श्रुति के आधार पर पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। इसलिए विकास की दृष्टि से भारत का इतिहास संपन्न है। सदियों पुरानी धरोहरें जगह जगह मिल जाएंगी। यह सब हमारे विकसित होने के प्रमाण हैं। ज्ञान में भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। शून्य से लेकर ब्रह्मांड में हो रही उथल पुथल की जानकारियों से विश्व को अवगत कराने में भारत का योगदान अद्वितीय है। हमारे पंचांग हमारी जन्म की दशा और दिशा पर ग्रहों के पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर है। इसलिए कल्पनाओं को साकार करने वालों में भारतीय अग्रणी रहे हैं। भले ही आज समाज में वर्णों से आई विकृति से भारतीय समाज की आलोचना लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यह समाज की स्थायी व्यवस्था नहीं रही होगी। विकृतियों ने उसे परंपरागत पीढ़ियों में ढाला होगा। ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण किसी भी रूप से पीढ़ियों को ढोने के लिए नहीं रहे होंगे। वह इसी से पता चल जाता है जब चाणक्य ने मौर्य वंश को राजगद्दी तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त किसी परंपरागत खानदान से राजा नहीं बना था। चाणक्य ने उसे एक साधारण परिवार से उठाया था। उसकी बुद्धि और विवेक ने उसको राजा के पद के योग्य बनाया। इससे यह भी पता चलता है कि हमारी लोकतंत्रात्मक परंपराओं की जड़ बहुत गहरी है। यह मात्र आज़ादी के बाद लोकतंत्रात्मक संविधान स्वीकृत करने का मसला नहीं है। इसके पीछे हमारे यहाँ पर्याप्त व्यावहारिक अध्ययन और विश्लेषण का आधार रहा है। आज समाज को विकृत करने में कुछ स्वार्थी तत्वों का हाथ है। काम के बंटवारे के आधार पर ही यह 4 वर्ण पद रहे होंगे। जैसे आज राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए पारिवारिक परंपराओं को आधार बनाकर अपने लिए आधार तैयार करते हैं और उस आधार पर अपने लिए लोकसभा हो या किसी अन्य चुनाव में उतरते हैं। उन्हें चुनाव में उतरने में आसानी हो जाती है।
यदि एक अनजान किसी पुराने राजनीतिज्ञ के विरुद्ध चुनाव में उतरता है तो उसकी पहचान आसानी से नहीं बनती, उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह राजनीति के बारे में अनजान है। राजनीति उसे आती है, समाज के लिए वह कुछ कर सकता है, पर पीढ़ियों का इतिहास उसके साथ नहीं रहता है। राजनीति में नए उतरे व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज यदि राजनीति में राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम दिखता है, यह उनके व्यक्तिगत कारणों से नहीं है, उसके पीछे उनके पुरखों का छोड़ा हुआ इतिहास है। ठीक इसके विपरीत मायावती हैं। यह उसका व्यक्तिगत परिश्रम है। वर्षों की सामाजिक साधना ने उसे इस लायक बनाया कि वह एक लोकतंत्रात्मक समाज में अपना कद बना सकी। इस तरह का फर्क हर क्षेत्र में है। ऐसे ही पूर्व का ब्राह्मण बौद्धिक चातुर्य से संपन्न रहा होगा, लेकिन उसके पारिवारिक और सामाजिक क्रियाकलापों से बेटे ने भी वही हुनर सीखा होगा और पुनः ब्राह्मण पद पर दूसरी पीढ़ी बैठी होगी। फिर यह क्रम निरंतर चलता रहा और वह ब्राह्मण वंशावली का हिस्सा बन गया। ऐसी ही स्थिति राजपूतों की रही। पूर्व में समाज को सुरक्षा देने के लिए राजपूत पद का सृजन हुआ होगा, फिर वह पद विकृत होकर राजपूतों की वंशावली में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार वैश्यों का वशीकरण हुआ है। प्रारंभिक स्थिति में यह पद वैश्य पद के रूप में रहा होगा, लेकिन उस पद के अनुकूल अन्य समाज से सक्षम व्यक्ति नहीं रहे होंगे, इसलिए वैश्य वर्ण का क्रम चल पड़ा। ऐसी स्थिति शूद्रों की रही होगी। शूद्र पर कोई स्थायी पीढ़ीगत पद नहीं रहा होगा, पर पीढ़ी दर पीढ़ी उसी कार्य को करने से वह वंशानुगत हो गया और इस प्रकार वर्ण व्यवस्था विकसित होती गई। यदि व्यक्ति अपना कार्य का रूप बदलता रहता तो यह एक दूसरे का गला काटने वाली परिस्थितियां नहीं आती, खाइयां न बनती। आज भी पिता के व्यवसाय के आधार पर बेटे बेटियां अपना कारोबार चुन रहे हैं। उन्हें पिता का व्यवसाय चुनने में आसानी होती है क्योंकि वह उस परिवेश में पूरी तरह परिचित रहता है। फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बनना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने में आसानी महसूस करता है। परंपराएं लगातार चल रही हैं। राजनेता का बेटा राजनेता, ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट अक्सर बनते हैं। आज यदि पूरी वर्ण व्यवस्था को मिटा भी दिया जाए, फिर भी पिता द्वारा अपनाए गए व्यवसाय को संतानें चुनती हैं। इसी तरह से इसे विकृति के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं, पर यह तोड़ना क्या आसान होगा? इन प्रसंगों को उठाने के पीछे प्रयास यही है कि विशेष वर्ण और विशेष जाति के प्रति घृणा करना किसी भी तरह उचित नहीं है। वह उस जाति का दोष नहीं, परिस्थितियों ने ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया है। इसलिए कीचड़ उछालकर उस वर्ण और समाज को गालियां देने का क्रम ठीक नहीं है। तथाकथित उच्च कुल उसे परिस्थितिवश ही मिला, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। परिस्थितिवश ही वह उच्च कुल में होकर भीख मांग रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। स्टॉप।